हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले इकोसिस्टम चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। सो एनर्जी फ्लो इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एंटायर चैप्टर। पूरे चैप्टर में सबसे कंसेप्चुअल पार्ट में से एक है एनर्जी फ्लो। है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत छुपा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनरिलेटेड बातें भी एनसीईआरटी में लिखी है, विच आई हैव टू एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। तो हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी भी रीड करेंगे और ये टॉपिक के बारे में नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। सो एनर्जी फ्लो इज वेरी ऑब्वियस। सबसे पहले ये सवाल शुरू होता है कि अर्थ पे, लेट्स से दिस इज अर्थ, सो दिस इज माय येलो अर्थ। अर्थ के ऊपर एनर्जी का सोर्स क्या है? तो समवन कैन से कि अर्थ के ऊपर एनर्जी का दो मेन सोर्स है। पहला सोर्स ये है कि अर्थ क्या का रोटेशन होता है, अर्थ के अंदर इंटरनल हीट है, ठीक है। सो अर्थ के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से इंटरनल हीट है। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल हीट ऑफ अर्थ को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी लिटरली मीन्स एनर्जी, थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ, ऑफ द अर्थ। सो जियोथर्मल एनर्जी एक एनर्जी है, उसको हम लोग मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं लावा के फॉर्म में, वॉल्केनिक इरप्शंस के फॉर्म में। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी से प्लांट्स कुछ नहीं कर पाते। समुद्र के अंदर पाए जाने वाली हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास जियोथर्मल एनर्जी एनर्जी का सोर्स है, वहां की फूड चेन चलाने के लिए। सो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एक ही तरह की फूड चेन चलाती है। कौन सी फूड चेन? डीप सी, समुद्र की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये वो जगह है, ये वो इकोसिस्टम्स होते हैं जहां पे टेम्परेचर समुद्र के काफी गहरान में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और यहां पे भी एनर्जी सनलाइट वाली अवेलेबल नहीं है। यहां पे भी केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है। सो बेसिकली यहां पे कीमोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? कीमोसिंथेसिस। और भी जगहों पे कीमोसिंथेसिस होता है, लेकिन वो अभी डिस्कशन नहीं है। लेकिन आप इतना याद रखो कि जियोथर्मल एनर्जी अर्थ की इंटरनल हीट एनर्जी है, और इससे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में, मतलब समुद्र की गहराई में जहां पे लावा वाटर से कहीं पे मिलता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कीमोसिंथेसिस होता है, और वो बेसिकली किस सोर्स से हो रहा है? वो जियोथर्मल एनर्जी सोर्स से हो रहा है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अब बस इतना याद रखो कि डीप सी में लाइट तो है नहीं, तो फूड बनाने की एनर्जी कहां से आ रही है? केमिकल से आ रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रही है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस। अब इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? आयरन 2 से आयरन 3 बनाते हैं, मतलब फेरस से फेरिक फॉर्म बनाते हैं। सो ये इनऑर्गेनिक केमिकल का ऑक्सीडेशन है, इससे एनर्जी निकलती है। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं। सो ये भी इनऑर्गेनिक केमिकल का ऑक्सीडेशन है, इससे भी एनर्जी बनती है। सो कहीं पे भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो इसमें एनर्जी निकलती है। तो ये जो सारे इस तरह के एटसेट्रा जो रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस एनर्जी रिलीजिंग है, एक्सर्गोनिक है, और इस एनर्जी से भी एटीपी बना सकते हैं। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कीमोसिंथेसिस। व्हेन एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस। ये डेफिनेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में लिखी हुई है, विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर क्लास 11th एनसीईआरटी, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अर्थ के अंदर भी एनर्जी है, उसको क्या बोलते हैं? जियोथर्मल। उसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जो निकलती है उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं बहुत से बैक्टीरिया। इस तरह से फूड बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस। बाय द वे अपने सिलेबस में ये नहीं है, इसका डिटेल अपने सिलेबस में नहीं है। सो जस्ट रिमेंबर कि अर्थ पे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो कीमोसिंथेसिस हो रहा है, उसकी एनर्जी सन से नहीं आ रही है। मतलब दिस एनर्जी इज नॉट रिलेटेड विद सन इन एनी वे।
तो कीमोसिंथेसिस इज नॉट रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, इट इज रिलेटेड टू जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फूड जो अर्थ पे बनता है वो कीमोसिंथेसिस से नहीं बनता है, वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस से बनता है। ठीक है, सो लेट्स से हियर इज आवर सन, वंस अगेन नॉट टू स्केल। तो ये सन है। अब सन से जो एनर्जी आती है इसको हम लोग बोलते हैं सोलर रेडिएशन। देखो सोलर रेडिएशन तो हर तरफ है, मतलब सन जो रेडिएशन छोड़ रहा है वो 3D स्पेस में हर जगह छोड़ रहा है। अर्थ पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ अर्थ। ठीक है, सो अर्थ पे पहली बात आप ऐसे अज्यूम करो कि इफ यू अस्यूम सन, तो अगर ये सन है तो ये अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में एनर्जी छोड़ रहा है। अब सन जो एनर्जी छोड़ रहा है वो बेसिकली दो फॉर्म में छोड़ता है। हाई एनर्जी पार्टिकल्स के फॉर्म में छोड़ता है, जैसे कि एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, इनके फॉर्म में छोड़ता है। और तो और सन जो एनर्जी छोड़ता है वो फोटॉन्स के फॉर्म में छोड़ता है। सो बाय फार फोटॉन्स जो है वो ज्यादा है। सन इज अ फोटो स्टार, मतलब सन जो है वो मैटर से ज्यादा रेडिएशन छोड़ता है। ठीक है, तो सन से जो रेडिएशन निकल रहा है वो फोटॉन है। बहुत से फोटॉन जो सन से निकलते हैं वो यूवी रेज होते हैं। क्या होते हैं? यूवी रेज। बहुत से फोटॉन जो सन से निकलते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं। बहुत से फोटॉन जो सन से निकलते हैं वो रेडियो वेव होते हैं। बहुत से फोटॉन जो सन से निकलते हैं वो एक्सरे स्पेक्ट्रम में होते हैं, एक्सेट्रा। इसमें से कुछ हैं जो हाई एनर्जी हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। तो सन जो है वो हर तरफ फोटॉन छोड़ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ सन एक और तरह का फोटॉन भी छोड़ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट का फोटॉन, विजिबल लाइट का। ठीक है, तो सन जो है वो विजिबल लाइट का फोटॉन भी छोड़ रहा है। बाय द वे इसको हम लोग कभी कभी शॉर्ट में विप ग्योर भी बोलते हैं। तो विप ग्योर इज स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट सन इज रिलीजिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सन जो है वो हर डायरेक्शन में फोटॉन्स छोड़ रहा है अलॉन्ग विद सम मैटर, लेकिन मेजॉरिटी फोटॉन्स छोड़ रहा है। सो दिस इज आवर येलो लिटिल सन। और ये जो है हर तरफ क्या छोड़ रहा है? रेडिएशन छोड़ रहा है। रेडियो वेव छोड़ रहा है, माइक्रोवेव छोड़ रहा है, इंफ्रारेड छोड़ रहा है। इसमें ये एक्सरे और यूवी रेज भी छोड़ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सन एक फोटो स्टार है। सन जो है वो सबसे ज्यादा, अगर आप ऐसे बोलो, तो विजिबल लाइट को फेवर करता है। मतलब ज्यादा एनर्जी का जो छोड़ता है सन, वो विजिबल रेडिएशन, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, विबग्योर में आती है। अब इस पर हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि वाई डू वी सी विजिबल लाइट? हम लोग विजिबल लाइट क्यों देखते हैं? क्योंकि हम लोग जिस प्लेनेट पे इवॉल्व हुए हैं, द प्लेनेट ऑन विच वी हैव इवॉल्व्ड, उसका जो स्टार है वो विजिबल लाइट ज्यादा छोड़ता है। सिमिलरली प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड में क्यों है? सो उसका हम लोग रीजन बोल सकते हैं, इवोल्यूशन का रीजन बोल सकते हैं कि ब्लू और रेड, मतलब ये जो विजिबल पार्ट है, अगर कैरोटीनॉइड है तो ग्रीन भी ऑब्जॉर्व करता है। सो ये विजिबल पार्ट में ही क्यों प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं? व्हाई प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज इन विजिबल लाइट, व्हाई दे डोंट फोटोसिंथेसाइज इन इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट? व्हाई प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज इन विजिबल लाइट? उसका भी रीजन इवोल्यूशनरी यही है कि प्लांट्स जिस अर्थ के ऊपर है उसका जो स्टार है वो सबसे ज्यादा क्या छोड़ रहा है? विजिबल लाइट छोड़ रहा है। सो एनीवेज, जस्ट टू पुट थिंग्स बैक, सन हर डायरेक्शन में रेडिएशन छोड़ रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली ये जो रेडिएशन अर्थ पे आ गया, देखो ये होगा जो सन ने छोड़ा वो अलग बात है, लेकिन जो अर्थ पे आ गया विल बी टाइनी टाइनी फ्रैक्शन ऑफ व्हाट सन हैज लेफ्ट। तो सन ने जो छोड़ा है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा अर्थ के ऊपर आता है। उस छोटे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो अर्थ के ऊपर आया है सारा रेडिएशन, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो यूवी रेज हो, चाहे वो विजिबल हो, सो इसके अंदर जो कुछ भी आया है अर्थ के ऊपर, जो अर्थ पे आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, फोकस ऑन द वर्ड, टू वर्ड विच आर टोटल, मतलब इसमें सब है, इसमें एक्सरे भी है, यूवी भी है, विजिबल भी है, टोटल। इंसिडेंट क्यों बोलते? क्योंकि ये अर्थ के ऊपर आ चुका है। सो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑल द एनर्जी दैट अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन, इज कॉल्ड टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं TIR। TIR
उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में भी आप लोग पढ़ते हो, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। सो TIR इन बायोलॉजी बेसिकली मींस टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि सन जो है सब कुछ छोड़ रहा है, लेकिन अबाउट लेस देन अबाउट 50% सन का जो रेडिएशन है वो विबग्योर है, ठीक है। सो आई एम नॉट अ सन साइंटिस्ट, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि जो विजिबल है ये सन की एनर्जी का स्लाइटली लेस देन 50% है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। इसका मतलब सन ये भी छोड़ रहा है, बट मे बी टोटल एनर्जी का 30%। ये भी छोड़ रहा है, बट मे बी सन की टोटल एनर्जी का 10%। ये भी छोड़ रहा है, मे बी 5%। ये भी छोड़ रहा है, मे बी 2%। ये जो छोड़ रहा है ये सबसे ज्यादा है। मतलब सन से, टू बी विजुअली एक्यूरेट, सन से सबसे ज्यादा विजिबल लाइट निकल रही है इस तरह से, ठीक है। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब 50% जो फोटॉन सन से निकल रहे हैं वो बिग्योर एंड में आते हैं, मतलब 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं। सो आइडिया ये है कि सन से जो टोटल एनर्जी अर्थ के ऊपर आई वो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस में यूजेबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस में जो यूजेबल है उसको हम लोग बोलते हैं PAR, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? PAR। और जो PAR है उसका फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन। और ये कितना होता है? ये लेस देन 50% ऑफ TIR, लेस देन 50% ऑफ TIR, ठीक है। लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, लेस देन 50% ऑफ TIR। तो मैं ये समझा रहा हूं कि सन से जो एनर्जी आ रही है और अर्थ के ऊपर पहुंच गई, वो टोटल एनर्जी को क्या बोलेंगे? TIR। टोटल एनर्जी को क्या बोलेंगे? TIR। लेकिन ये टोटल एनर्जी फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो रही है। फोटोसिंथेसिस में जो यूज होगी वो इंटरेस्टिंगली ये वाली होती है, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहां से कहां होता है? 400 से 700 नैनोमीटर में होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? PAR, ठीक है। सो आप याद रखो कि सन जो एनर्जी छोड़ रहा है वो हर जगह छोड़ रहा है, लेकिन उस एनर्जी का एक बहुत टोटल सोलर आउटपुट का एक बहुत छोटा हिस्सा अर्थ पे आ रहा है, ठीक है। और अर्थ की दिशा में जो सन एनर्जी छोड़ रहा है उसमें सब है, तो मतलब यूवी भी है, एक्सरे भी है और फोटो भी है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव वाला भी है। तो सबको मिला के क्या बोले? TIR। सो टोटल वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना, एक बार आखिरी बार बोला, टोटल एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ फ्रॉम द सन इज कॉल्ड टोटल, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इज कॉल्ड टोटल इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अर्थ फ्रॉम सन, ठीक है। लेकिन इसका पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस में यूजेबल नहीं है। यूजेबल फोटोसिंथेसिस में कौन सा वाला है? सिर्फ ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट टोटल का कितना है? लेस देन 50%, एक्चुअली अबाउट 50%, ठीक है। सो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? एक रिलेशन लिखेंगे कि पी ए आर इज लेस इक्वल टू 50% ऑफ TIR। ऐसे करके एक रिलेशन लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी यूज होती है वो टोटल आने वाले की 50% है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहां पे सन क्या हो गया? बेसिकली एनर्जी सोर्स हो गया। बट मोर ऑन दिस पिक्चर इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो और भी कुछ बताना है, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। अब मेरा एक सवाल सवाल ये है कि प्लांट्स का काम क्या है फोटोसिंथेसिस में? सन के रेडिएशन वाली एनर्जी को केमिकल्स की एनर्जी में कन्वर्ट करना, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज सुक्रोज की एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर प्लांट की प्रोडक्टिविटी। सो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम लोगों ने पहले भी बोल रखा है, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, विच मीन्स कि फोटोसिंथेसिस में फिजिकल पार्टिकल इन्वॉल्व है, फोटोन, जिसकी एनर्जी को ट्रांसड्यूस करके क्या बनेगा? केमिकल एनर्जी, जो कि बॉन्ड्स के बीच में एनर्जी है ग्लूकोज की, ठीक है। सो इस प्रोसेस में बहुत सी एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस या प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो 100% एफिशिएंट नहीं है। सन से अगर मान लो
एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, सो प्लांट उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन ही ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाएंगे. प्लांट्स आर नॉट 100% efficient systems when it comes to transducing energy or converting energy which is solar energy into chemical energy. उसमें प्लांट 100% efficient नहीं है. ठीक है. सो एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है, मैं वही समझा देता हूं. चलो, सन से क्या आई? एनर्जी. किसको आई? प्लांट्स को आई. लेट अस इंक्लूड ऑल ऑफ देम. प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स में सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया भी आ जाएगा, प्लांट्स भी आ जाएगा, अलगी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा. ठीक है. तो सन से एनर्जी आई. सन से एनर्जी जो अर्थ पे आई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टी आई आर. ठीक है. और टी आई आर का जो यूजेबल पार्ट है वो कौन सा है? पी ए आर. पी आर क्या है? लेस देन 50% ऑफ टी आई आर. पी आर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यूजेबल है. किसमें? फोटोसिंथेसिस में. सो आई एम राइटिंग हियर यूजेबल. कन्वर्ट नहीं हो रहा, यूजेबल है, यूज कर सकते हैं. सो यूजेबल इन फोटोसिंथेसिस. अगर इतना यूजेबल है तो क्या टोटल पीएआर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं. इसके बारे में भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि लेस देन 50% ऑफ टीआईआर इज पीएआर. नो डाउट. उसके आगे भी लिखा है कि प्लांट सिर्फ और सिर्फ कैप्चर कर पाते हैं कितना? 2 to 10% ऑफ पीएआर. सो इंटरेस्टिंगली सन से अर्थ पे जो आया वो एक्स है. मतलब अगर टीआईआर एक्स है तो ये क्या हो गया? ये तो 50% से कम हो गया, मतलब अबाउट x/2 हो गया. अब प्लांट इस वाले का भी, मतलब पीएआर का भी कितना एब्जॉर्ब कन्वर्ट कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं. तो मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी का वर्ड लिख रहा हूं. प्लांट्स कैप्चर, लेट अस राइट हियर, प्लांट्स कैप्चर 2 to 10% ऑफ पीएआर. ठीक है. 2 to 10% ऑफ पीएआर. सो पीएआर ऑलरेडी x/2 है और 2 to 10% ऑफ जो पीएआर है वो हो जाएगा 2% ऑफ एक मिनिमम आ जाएगा और 10% एक मैक्सिमम आ जाएगा. सो कहने का मेरा मतलब है कि सन से जो एनर्जी आ रही है अर्थ के ऊपर उसका हम लोग को एक नंबर लेना पड़ेगा 1%. मतलब सन से जो टोटल एनर्जी आती है उसका 1% प्लांट कन्वर्ट करते हैं मिनिमम. ठीक है. कितना? मिनिमम. ठीक है. और याद रखना टोटल पे हम लोगों ने ये नंबर लिया है. सन से जो टोटल एनर्जी आती है तो प्लांट में कितनी जाती है? 1% उसकी मिनिमम. फॉर एग्जाम्पल अगर सन से एक एरिया में गिवन टाइम में 1 मिलियन जूल आ रहा है, 1 मिलियन जूल, मिलियन में 6 जीरो होते, तो प्लांट में कितनी आती है? इसमें से 1% लेना है, 2 जीरो हटा देंगे, कितनी आ जाएगी? 10,000 जूल. ठीक है. सो वंस एंड फॉर ऑल, सन से अगर 1 मिलियन जूल आ रही है तो उसकी 1% प्लांट्स में कन्वर्ट होकर के प्रेजेंट हो जाती है ग्लूकोज के फॉर्म में. सो सन से जो टीआईआर आ रहा है वो कितना है? 1 मिलियन. ठीक है. और उसमें स्टोर्ड एज, प्लांट में स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट, मतलब केमिकल एनर्जी कितनी हो गई? 1%. सो प्लांट की जो एफिशिएंसी है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की वो कितनी है? अबाउट 1%. नाउ ऑल दीज आर जनरलाइजेशंस या फिर अप्रोक्सीमेशंस. ठीक है. ये सब वक्त के साथ प्लांट की स्पीशीज के साथ बदलता रहता है. ठीक है. सो जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, सन से जो एनर्जी आ रही है अर्थ के ऊपर वो है टीआईआर टोटल. इस टीआईआर का लेस देन 50% पीएआर होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में यूजेबल होता है. लेकिन क्या पूरा यूज हो पाता है? क्या नहीं. तो कितना यूज हो पाता है? 2 to 10% ऑफ पीएआर प्लांट कैप्चर कर पाते हैं, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर पाते हैं. सो 2 to 10% ऑफ पीएआर का मतलब हो जाएगा 1 to 5% रफली ऑफ टीआईआर. लेकिन हम लोग को लोअर नंबर लेना है. कौन सा नंबर? 1%. सो एटलीस्ट 1% प्लांट्स और प्रोड्यूसर सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं. एटलीस्ट 1%. इफ प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट दे कैन कन्वर्ट 1% ऑफ सन्स एनर्जी इनटू कार्बोहाइड्रेट, इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है.
सो ये जो है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे तो ये हम लोग को एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक में मिल जाएगा। इफ यू जस्ट मूव अ लिटिल बिट फर्दर तो हम लोग को मिल जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी का टेबल। इसमें आप देखो कि सन से कितनी एनर्जी आ रही है, 1 मिलियन एनर्जी सन से आ रही, लेकिन प्लांट्स, पी फॉर प्रोड्यूसर्स फॉर प्लांट्स, प्लांट्स में कितनी गई, 10,000। 2 जीरो कहां गए, 1%। ठीक है, सो 1 मिलियन जूल एनर्जी जो है वो सन से आ रही है, लेकिन प्लांट के पास कितनी कैप्चर हो रही है, कैप्चर हो रही है 10,000। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे बहुत कुछ समझाना है। सबसे पहले मैंने अभी तक ये बता दिया कि सन से जो एनर्जी आती है प्लांट प्रोड्यूसर उसको 1% केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करें तो आप देखो एनसीईआरटी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है यहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि फिर प्लांट को हर्बीवोर खाते हैं, उससे फूड चेन चलती है। ठीक है, प्लांट को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। अब इसको कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, और कभी कभी सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर इज टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो एक बार फिर से, सन से जो एनर्जी इधर की तरफ फ्लो हो रही है इसके बारे में दो बातें याद रखना है। पहली बात कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, यूनिडायरेक्शनली, विच मीन्स फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, और ये वाला फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। सो एनर्जी का कैसे फ्लो कर रही है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रही है। तो ये जो फ्लो है एनर्जी का ये यूनिडायरेक्शनल है। अब इसको थोड़ा अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा कि फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों है। एक तो इसका ऑब्वियस आंसर है कि एनर्जी सन से प्लांट में आ रही है, प्लांट से सन में जाने का कोई तरीका नहीं। नेक्स्ट, एनर्जी प्लांट से हर्बीवोर में आ रही है, हर्बीवोर से वापस प्लांट में एनर्जी जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। देयर इज नो मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी कैन मूव फ्रॉम हर्बीवोर टू प्लांट्स। ठीक है, एनर्जी नहीं जाती हर्बीवोर से प्लांट में, रहतर हर्बीवोर जब मर जाएगा तो उसके मिनरल मैटर जा सकता है प्लांट में, लेकिन एनर्जी नहीं जाती है प्लांट में। सो हर ऐसा हो रहा है। अब इसको समझने के लिए हम लोग को इसको कि यूनिडायरेक्शनल क्यों है इसके लिए एक रीजन देना पड़ेगा। सो असर्शन क्या है, मान लो असर्शन क्या है, देर इज यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो, unidirectional energy flow from one trophic level to higher trophic level। एक ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी जाती है तो यूनिडायरेक्शनली जाती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू फॉलो लॉज ऑफ फिजिक्स, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओब्लाइज्ड टू फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन हम लोग लिखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फूड चेन, लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये जो फूड चेन है ये फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो हम सब जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे लिखते हैं हम लोग, हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऐसे हम लोग लिखते हैं फिजिक्स में। ठीक है, यहां पे इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं, यहां पे ये लगाने के लिए हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल को पकड़ते हैं। मान लो ट्रॉफिक लेवल हम लोग का कौन सा है, हर्बीवोर। हर्बीवोर में जो एनर्जी आई वो दो चीजों में यूज होगी। पहले वो हर्बीवोर के अंदर प्रोडक्टिविटी करेगी,
ठीक है, वो हर्बीवोर के अंदर बायोमास को बनाएगी। ठीक है, और दूसरी, वो कुछ एनर्जी जो है वो हर्बीवोर से लॉस हो जाएगी, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में और डेट्राइटस के फॉर्म में। डेट्राइटस मतलब फीकल मैटर वगैरह, सब डेट्राइटस है हर्बीवोर का। डेड मैटर जो ऑर्गेनिज्म से निकलेगा और अंत में ऑर्गेनिज्म मर के भी डेड मैटर बन जाएगा। सो दो बातें आप समझो कि जो एनर्जी प्लांट से हार्बीवोर में आ रही है, मतलब प्लांट की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी एनपीपी, वो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती है। सो ये जो इसकी एनपीपी है वो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये जो एनपीपी है ये एनर्जी है विच इज गिवन टू हर्बीवोर। तो यहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं इसको, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली इट इज ऑफ प्लांट। ठीक है, अगर हम लोग ये जो इक्वेशन है ये किसके ऊपर लगाएं? कंज्यूमर के, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर, तो हम लोग को ऐसी पिक्चर मिलेगी। इसको एनर्जी आ क्या रही है? एनपीपी ऑफ प्लांट। प्लांट का ही जो बायोमास है वही तो ये खा रहा है ना। सो हर्बीवोर को एनर्जी कहां से आ रही है? प्लांट से आ रही है ऑब्वियसली। हर्बीवोर को एनर्जी कहां से आ रही है? प्लांट से आ रही है। सो एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। सो वर्क डन बाय द सिस्टम को आप ये मान सकते हो हीट एंड डेट्राइटस। सो वर्क डन बाय द सिस्टम को आप क्या बोल सकते हो? हीट एंड डेट्राइटस। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या बोल सकते हो? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यही है ना। अब इसको वी कैन ऑल्सो अप्लाई टू सेकेंडरी कंज्यूमर। कार्निवोर में, मतलब प्राइमरी कार्निवोर में जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी कहां से आ रही है? प्राइमरी कंज्यूमर के बायोमास से ही तो आ रही है ना। सो अगर इसको मैं रेड से यहां पे शो करूं, वंस अगेन दिस इज वेरी ट्रिकी बट वेरी इंटरेस्टिंग, कि प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी गई। ठीक है, अरे लायन ने या किसी कार्निवोर ने किसी हर्बीवोर को खा लिया, तो हर्बीवोर की एनर्जी कार्निवोर में चली गई। सो इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्टिविटी करेगा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो अंदर जो चेंजेस आएंगे उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, और बाहर जो वर्क करेगा उसको हम लोग हीट बोल सकते हैं, या सिस्टम से बाहर चला गया डेट्राइटस बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये लॉ जो है ट्रॉफिक लेवल पे अप्लाई करता है। ठीक है, और याद रखो कि ये जो ये है, ये इक्वेशन हम लोग को डायरेक्शन शो करती है कि जो एनर्जी सिस्टम में आती है वो वापस नहीं जाती रिवर्सिबली, रैदर वो एनर्जी से दो काम होते हैं, पहले इसके अंदर चेंज होता है और दूसरा वो लॉस होती है, दैट्स इट। ठीक है, वापस नहीं जाती। एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज रिवर्स बैक टू इट्स सोर्स नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अगर सिस्टम्स पे अप्लाई करें, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई करें, कि एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर प्रोडक्टिविटी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर हीट एंड डेट्राइटस, या फिर रेस्पिरेशन। ठीक है, सो दो बातें बस आप समझो कि ये असर्शन है और ये इसका प्रॉपर रीजन है। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच सेज heat energy given to a trophic level, in this sense heat energy given to a trophic level is used for two things. Number one, productivity of the trophic level जिसको एनर्जी मिली है, एंड नंबर टू, ये ट्रॉफिक लेवल में जो वर्क डन होगा, मतलब ये जो हीट छोड़ेगा या फिर ये जो अपने फिकल मैटर छोड़ेगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज वर्क डन। ठीक है, सो कोई बात नहीं, ये क्या हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई एनर्जी फ्लो की। देखो एनसीईआरटी में भी कैसे बोला है, फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट। इकोसिस्टम्स एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब बचे नहीं है। फिजिक्स का जो लॉ है वो बायोलॉजी में भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का F इक्वल टू एम ए बायोलॉजी में नहीं प्रूव होगा। टेक अ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड अप्लाई फोर्स, और अगर बायोलॉजिकल सिस्टम का मास ए है तो उसमें मास उसका m है, तो ए एक्सेलरेशन उसमें भी होगा। सो फिजिक्स का लॉ तो बायोलॉजी में भी अप्लाई होता है। ठीक है, सो यहां पे पहले तो आप ये वाला लाइन देखो। सो
You find unidirectional flow of energy from sun to producers and then to consumers. फॉरेन एनसीईआरटी ने लिखा है, इज इट कीपिंग इन लाइन विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? तो यहां पे आप लिख लो इसको, इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव फॉर्म में आप लिख लो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, लिख सकते हैं ना? ठीक है, सो डी क्यू यहां पे क्या हो जाएगा, एनर्जी गिवन टू ट्रॉफिक लेवल, बोल सकते हैं ना, जो ट्रॉफिक लेवल को जो एनर्जी दी वो डीक्यू है, जो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से आई। अगर प्लांट है तो वो कहां से आई, सन से आई। तो ये दो चीजों में यूज हो जाती है। पहले ये किस में यूज हो जाती है, डीयू, डीयू मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब बायोमास बनाने में यूज करता है वो ट्रॉफिक लेवल। और नेक्स्ट डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू मीन्स व्हाट, डी डब्ल्यू मीन्स वर्क डन, मतलब हीट एंड डेट्राइटस, हीट एंड डेट्राइटस मतलब फीकल मैटर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब एक इंटरेस्टिंग सी बात और लिखी है यहां पे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो फॉलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, फर्दर इकोसिस्टम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एग्जेम, नॉट एग्जेम मतलब ये भी इन पे अप्लाई होगा, बच नहीं सकते, नॉट एग्जेम मतलब बच नहीं सकते। सो फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम फ्रॉम ऑल्सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब ये क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हो एंट्रोपी पे बेस्ड है, उसके बहुत सारे स्टेटमेंट है लेकिन वो एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड है। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, ये बोलते हैं ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसको इकोसिस्टम के लेवल पे आप समझो क्या हो रहा है। इकोसिस्टम के लेवल पे ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल सन से जो एनर्जी आ रही है वो देखो कितनी सिंपल है, मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है। लुक एट सनलाइट, सनलाइट कितना क्लीन सोर्स है, मतलब कितना लो डिसऑर्डर का सोर्स है, उसमें सनलाइट में उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। सनलाइट जो आ रही है उसका जो उसके अंदर डिसऑर्डरलीनेस नहीं है, उसकी एंट्रोपी कम है। सो बेसिकली, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और समझा देता हूँ जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा स्टेटमेंट भी है कि सन से जो एनर्जी अर्थ पे आती है, ऐसा नहीं है कि अर्थ जो है वो सारी एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है, ऐसा नहीं, ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब मान लो सन से अर्थ के ऊपर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आई, एक्स जूल एनर्जी आई। इंटरेस्टिंगली अर्थ स्पेस में अपनी एनर्जी जब बाहर छोड़ेगा किसी भी फॉर्म में, मैटर के फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में, तो वो अगर सारी एनर्जी को जोड़ दो तो दैट एनर्जी ऑल्सो क्वांटिफाई एज एक्स। इसका मतलब अर्थ पे सन से जो एनर्जी आ रही है, अगर वो सारी एनर्जी अर्थ बाहर ना छोड़े तो इट विल हीट अप ना। तो बेसिक आइडिया ये है कि सन से जितनी एनर्जी आती है उतनी एनर्जी बाहर भी जाती है। इसका मतलब नेट सन से हम लोग को एनर्जी नहीं मिल रही। अब ये कितना इंटरेस्टिंग सी बात है कि सन से जो हम लोग को एनर्जी मिल रही है, जितनी मिल रही है उतनी हम लोग छोड़ भी रहे हैं। सो वी आर गेटिंग एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन एंड वी आर रिलीजिंग एक्स जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन से जो एनर्जी हम लोग को मिल रही है वो लो एंट्रोपी पे मिल रही है। कैसे मिल रही है, लो एंट्रोपी पे। इसका मतलब हम लोग को जो एनर्जी मिल रही है वो एकदम प्योर फॉर्म में मिल रही है, एकदम रेडिएशन के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, और हम लोग ये जो एनर्जी छोड़ रहे हैं ये हाई एंट्रोपी वाली एनर्जी छोड़ रहे हैं। ठीक है, नाउ यू कैन टॉक टू योर फिजिक्स टीचर इन मोर डिटेल अबाउट दिस। लेकिन आप दो बातें आप समझो। पहली बात क्या है कि जितनी एनर्जी अर्थ पे आती है सन से, उतनी एनर्जी अर्थ वापस रेडिएट भी करता है। ऐसा नहीं है कि सन से जो एनर्जी आती है अर्थ अपने अंदर रख लेता है। इफ यू नेग्लेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो अगर उसको आप छोड़ दो तो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आ रही है तो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल भी रही है, पहली बात। दूसरी बात कि
अगर एनर्जी जो है नेट नहीं मिल रही है, कि एनर्जी आ रही है एनर्जी, तो नेट क्या मिल रहा है? नेट ये मिल रहा है कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो लो एंट्रोपी पे आ रही है, इसका मतलब उसमें डिसऑर्डरलीनेस कम है। और अर्थ जो एनर्जी छोड़ रही है वो हाई एंट्रोपी पे छोड़ रही है, मतलब इसमें डिसऑर्डरलीनेस ज्यादा है। अब अर्थ एनर्जी कैसे छोड़ रही है? अर्थ एनर्जी ऐसे छोड़ रही है, अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं, केमिकल्स बन रहे हैं, तो अर्थ में एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म्स में डिसिपेट हो रही है, लेकिन उसकी डिसऑर्डरलीनेस ज्यादा है। मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है वो सिंपल है, और अर्थ जो एनर्जी छोड़ रही है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो लो एंट्रोपी की एनर्जी सन से अर्थ पे आती है, और अर्थ जो है वो हाई एंट्रोपी वाली एनर्जी वापस छोड़ता है। सो बेसिक सा फंडामेंटल यही है। लेकिन अर्थ की ये जो डिसऑर्डरलीनेस है ये सस्टेनेबल नहीं है जब तक उसको इधर से लो एंट्रोपी की एनर्जी ना मिले। इसका मतलब कि अगर ये एनर्जी मिलना बंद हो गई तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी बाहर भी जा रही है, लेकिन आना जरूरी है, क्योंकि लो एंट्रोपी की एनर्जी आ रही है और हाई एंट्रोपी की एनर्जी निकल रही है। हाई एंट्रोपी को आप लाइफ बोल सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो, अर्थ पे होने वाले जियोलॉजिकल प्रोसेसेस बोल सकते हो। तो जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी को लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी, मतलब लो डिसऑर्डर से हाई डिसऑर्डर पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर डिसऑर्डर ना होने दे, मतलब अपने अंदर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या लिखा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। आई नो ये हैवी है, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करो। क्या बोला एनसीईआरटी ने? मान लो कि ये न्यूरॉन का न्यूरिलेमा है, मतलब नर्व सेल का मेम्ब्रेन है, और इसमें आप सब जानते हो कि बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा होता है, विच मीन्स बाहर पोटेशियम कम है और अंदर सोडियम कम है। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। नाउ नाउ अब मेरा सवाल, यहां पे सोडियम ज्यादा है और यहां पे सोडियम कम है, ये डिसऑर्डर है या ऑर्डर है? मैं दो बातें, मैं एक बार में एक आयन को पकड़ के लिख रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, सोडियम, एंड लुक यहां पे अंदर मैं दो ही सोडियम बनाया हूं, और लुक बाहर कितना सोडियम बनाएंगे। ठीक है, सो क्लियरली बाहर सोडियम ज्यादा है। ठीक है, एक ये केस दे दिया मैंने, और दूसरा केस दे दिया मैंने कि जिसमें अंदर और बाहर की तरफ दोनों जगहों पे सोडियम का कंसंट्रेशन लेटस से बराबर है। लेटस से एक ये वाला केस हो गया जिसमें अंदर और बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन लेटस से बराबर है। ठीक है, सो इन दोनों में से कौन सा वाला ऑर्डर है और कौन सा वाला नॉट ऑर्डर है, इसको हम लोग समझते हैं। सो इन दोनों में से कौन सा वाला ऑर्डर है? कहां पे ऑर्डर है? ये वाला जो स्टेट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड स्टेट। ठीक है ना, और मतलब इसमें क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लो एंट्रोपी, और इसको हम लोग बोलते हैं हाई एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? हाई एंट्रोपी। ठीक है ना, इसमें ऑर्डर कम है तो लो ऑर्डर। ठीक है ना, अब जनरली प्रोबेबिलिटी ये है कि जो ऑर्डर्ड स्टेट है ये अपने से होना लेस लाइकली है, मतलब लो एंट्रोपी अपने से होना लेस लाइकली है। ऐसा बहुत कम चांस है कि बाहर सोडियम जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा, अंदर सोडियम अपने आप कम हो जाएगा, तो ये लेस लाइकली है। इसको बोलते हैं ऑर्डर है, और इसको बोलते हैं लो एंट्रोपी है। तीन बात आप याद रखो, हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट, इसको आप अगर एक वर्ड में बोलना, इसको आप स्पेशल भी बोल सकते हो ना। ये वाला स्टेट जो है ये स्पेशल है। इसको देखते के साथ ही दिमाग में क्वेश्चन आता है, वाई बाहर ज्यादा सोडियम है और अंदर कम सोडियम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं तो स्पेशल।
अच्छा ये तो देखो बहुत साधारण सा हो गया, बाहर भी उतना अंदर भी उतना। तो ये क्या है, हाई एंट्रोपी, या फिर सिंपल लैंग्वेज में लो ऑर्डर, या फिर ये जो है ये जनरल है, ये वाला जो है ये मोर लाइकली है, ये वाला मोर लाइकली है, मोर लाइकली स्टेट है, ठीक है। ये वाला लेस लाइकली है और ये वाला मोर लाइकली है। अब आप देखो, अगर आप सेल मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर दोनों तरफ अगर इक्वल सोडियम आयन मिले, सो कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि दोनों तरफ आयन बराबर है, डिफ्यूजन होता है, बहुत सारे तरह के मैकेनिज्म है जिससे सोडियम बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये तो ऑब्वियस है, एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म, ये ऑब्वियस है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, इट इज नॉट स्पेशल, इट इज हाई एंट्रोपी एंड इट इज लो ऑर्डर, इसका नाम है लो ऑर्डर स्टेट, ठीक है। और ये वाली जो स्टेट है, इसको आप बोल सकते हो स्पेशल है, इसको आप बोल सकते हो लेस लाइकली है, क्योंकि ऐसा तुरंत दिमाग में सवाल आता है कि बाहर ज्यादा क्यों अंदर कम क्यों है। तो ये वाला स्पेशल है, ये वाला ऑर्डर्ड स्टेट है, इसमें एक रूल है, एक ऑर्डर है कि बाहर ज्यादा है अंदर कम है, वाई। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल स्टेट, ऑर्डर्ड स्टेट। ये वाला लेस लाइकली है और ये वाला मोर लाइकली। इसमें रीजन देना पड़ेगा कि बाहर ज्यादा सोडियम क्यों है, ठीक है। इस वाले को हम लोग बोलते हैं लो एंट्रोपी स्टेट। तो स्पेशल स्टेट जो होते हैं वो लो एंट्रोपी के होते हैं, ठीक है, और लेस लाइकली होते हैं। सो यहां से हम लोग को एक बात और पता चलती है कि एंट्रोपी बढ़ती क्यों है, क्योंकि लेस लाइकली, लो एंट्रोपी इज लेस लाइकली एंड हाई एंट्रोपी इज मोर लाइकली। अब यहां पे एक सवाल, तो अगर ऐसा मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेल को एक प्रोटीन बनाना पड़ता है, उसका नाम है एटीपीएस पंप। और ये एटीपीएस पंप क्या करता है, लगातार सोडियम को बाहर पंप करता है, किसका यूज करके, एटीपी का यूज करके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ना। तो ध्यान से सुनना, जब आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो एनर्जी का यूज करके ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। एटीपी का यूज करके उधर ज्यादा सोडियम इधर कम, ये बन रहा है ना। सो एनर्जी का यूज करके ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनसीईआरटी की लाइन में बता रहा हूं क्या लिखा है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लगातार एनर्जी क्यों चाहिए, ताकि वो डिसऑर्डर को ना होने दे। अब ध्यान से सुनो, अगर दोनों तरफ ये बराबर हो गया तो इसको कौन सी स्टेट बोलते हैं, डिसऑर्डर्ड स्टेट या फिर हाई एंट्रोपी स्टेट। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लो एंट्रोपी मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। सो द आंसर इज व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज दे वांट टू मेंटेन ऑर्डर। अब देखो, जब ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो उसको लाइफ नहीं बोलेंगे, उसको डेथ बोलेंगे। इसका मतलब अगर यहां पे एटीपी ना आए, विच इज ऑर्गेनिज्म इज डेड, तो उसको एटीपी नहीं मिल रहा है, तो उस केस में मरे हुए ऑर्गेनिज्म में दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज लिविंग स्टेट, दिस वन इज लिविंग स्टेट एंड दिस वन इज डेड स्टेट। तो मैंने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बहुत टाइम दिया, मैं एक बार आखिरी बार में फिर से समअप करता हूं कि अगर एक एग्जांपल देके समझा रहे, अगर सोडियम बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है जनरली, कि सोडियम सेल के बाहर सबसे ज्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, अच्छा इस स्टेट को क्या बोलेंगे, स्पेशल, क्योंकि इसमें डिस्पैरिटी है ना, इधर सोडियम कम उधर सोडियम ज्यादा मेम्ब्रेन के। इस वाले को क्या बोलेंगे, जनरल, क्योंकि इसमें दोनों बराबर है, ठीक है। सो वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स सोडियम के ग्रेडियंट को बनाते हैं, और ये जो ग्रेडियंट है इसको बनाने के लिए एनर्जी कहां से आएगी, एटीपी से आएगी। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एटीपी क्यों चाहिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेट है ऑर्डर्ड स्टेट है और ये वाली जो स्टेट है ये डिसऑर्डर्ड स्टेट है। सो जस्ट रिमेंबर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स आर नॉट सेव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उनको लगातार एनर्जी क्यों चाहिए, टू मेंटेन ऑर्डर। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी लड़ाई चल रही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, उनको अगर एनर्जी ना मिले, इफ अस स्टॉप ईटिंग फूड, अगर हम लोगों को एनर्जी ना मिले,
तो हम लोग के अंदर बिना एनर्जी के जो अलग अलग जगहों पे जो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है वो नहीं मेंटेन हो पाएगा। इसका मतलब हम लोग का बॉडी स्पेशल से वेस्ट होता जाएगा। ठीक है, सो इन एब्सेंस ऑफ एनर्जी द ऑर्डर, द डिटेल विच इज प्रेजेंट एट सेलुलर स्केल विल नॉट बी एबल टू गेट मेंटेन्ड। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर, एंड अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डाई। इसका एक पैमाना यह भी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ इटसेल्फ इज अ बैटल विथ एंट्रोपी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लो एंट्रोपी मेंटेन करना चाहते हैं, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो लो एंट्रोपी ना मेंटेन कर पाए, so they ultimately have to face death, which is inevitable. So why death is inevitable, why all organisms die, because entropy keeps on increasing, और एक टाइम आता है जब डिसऑर्डर जो है एनर्जी मिलने के बाद भी बैलेंस नहीं हो पाता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो ये कंसेप्चुअल लेक्चर है। अगर आपको एनसीईआरटी का टेक्स्ट समझ में आया देन वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आया जस्ट ट्राई टू लर्न इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।